क्लोज, सो क्लोज, येट नॉट इनफ। ये फीलिंग बहुत ज्यादा हर्ट करता है ना? मतलब जब आप कुछ हासिल करना चाहते हो और आपको लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर अचानक सब इधर उधर हो जाता है और आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर एक उम्मीद की किरण दिखती है, आपको लगता है कि फिर से थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अंत में आप अपने मंजिल तक फाइनली नहीं पहुंच पाते हो। ये इंडिया इंग्लैंड वाले टेस्ट में तो वही हुआ। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल गेम में थे ही नहीं या हमने बहुत खराब परफॉर्मेंस के बाद हार गए। वी हैड आवर मोमेंट्स, वी डोमिनेटेड सेशंस, बट अल्टीमेटली जस्ट फेल शॉर्ट। अब स्पोर्ट्स में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये जो सारे डिफीट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्टिंग करते हैं। दे हर्ट अ लॉट। लेकिन अगर सच बताऊं, सिर्फ अगर एक क्रिकेट फैन के पर्सपेक्टिव से बोलूं ना, सो व्हाट अ क्रिकेट मैच वी हैड। आई मीन टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। मुझे याद है मेरे लाइफ में किसी ने ये बोला था दैट ये जो टेस्ट मैच हुआ इट वाज अ स्लो बर्नर, एंड आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद इट। जिस किसी ने भी पूरे मैच को फॉलो किया है उनको पता होगा कि मैच ने कैसे प्रोग्रेस किया। द फर्स्ट 2 days वर अ बिट स्लो, उतना एक्शन पैक था नहीं। फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में जैसे बहुत सारे रन्स बन रहे थे उतने रन्स नहीं बने। फिर आया थर्ड डे जिसे टेस्ट मैच में मूविंग डे बोला जाता है। और सच में इस थर्ड डे से मैच भी थोड़ा मूव करना शुरू किया। वो थर्ड डे के अंत में जो हुआ, वो जो टेम्पर्स फ्लेयर अप हुए, वर्ड्स एक्सचेंज हुए, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन दिस टेस्ट सीरीज फॉर मी। फिर फोर्थ डे तो बस कंप्लीटली एक्शन पैक्ड। 14 विकेट गिरे फोर्थ डे पे, 14 विकेट्स। इट वॉज अ डे फॉर द बोलर्स, इजंट इट? एक टाइम पे लगा इंडिया टॉप पे है, तो फिर इंग्लैंड के बोलर्स ने बोला हम भी किसी से कम नहीं है। एक टाइम पे लगा था कि शायद मैच थोड़ा सा हमारे फेवर में झुका हुआ है, लेकिन फिर जब डे खत्म हुआ ना, तब ऐसा लगा कि नहीं, शायद इंग्लैंड के फेवर में इंक्लाइन हो चुका है। और फिर आया फिफ्थ डे, जहाँ पे इंग्लैंड ने शुरुआत बहुत ही अच्छी की। ऐसा लगा कि सेकंड सेशन के शुरू में ही शायद मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें 81 रन चाहिए थे और इंग्लैंड को सिर्फ 2 विकेट। लेकिन फिर क्या हुआ, हमने पूरा सेशन खेला। इनफैक्ट सेशन तो एक्सटेंड भी हुआ क्योंकि 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिर भी हम आउट नहीं हुए। जैसे मैंने बोला, तब वो थोड़ा सा उम्मीद की किरण दिख रही थी कि क्या ये हो सकता है। लेकिन फिर अंत में वो हुआ नहीं। बट दिस टेस्ट मैच हैड ऑल होप्स, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, हार्ट ब्रेक। कितने सारे इमोशंस एक्सपीरियंस किए हमने, है ना? अब कहाँ चूक हुई, कहाँ हम बेटर कर सकते थे, इन सब के बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिन्हें मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रविंद्र जडेजा। मैच के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। उनका मानना ये था कि उन्हें थोड़ा और चांसेस लेना चाहिए था, इतना स्लो क्यों खेला, इतना डिफेंसिव क्यों खेला, थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए था, टेल एंडर्स को इतना एक्सपोज क्यों किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मैं किसी के ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, आई नो। बट मेरा ये मानना है कि जडेजा को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, एंड मेरे हिसाब से तो दिस वाज वन ऑफ हिज बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेस। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि उन्हें एक्सीलरेट करना चाहिए था, हाँ शायद चाहिए था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। जब वो बैटिंग कर रहे थे, अगर आपने फील्डिंग सेटअप देखा होगा, बाउंड्रीज के आसपास फील्डर्स थे, तो उनके आउट होने के चांसेस भी बन सकते थे। और बॉल भी सॉफ्ट हो चुका था, तो बड़े शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं था। एक और बात, वो देख रहे थे कि दूसरे एंड पे प्लेयर्स आउट हो रहे थे, तो उन्हें पता था कि अगर वो भी आउट हो गए ना, तो फिर तो जीतने के जो भी चांसेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक प्रेशर था उन पे। और अगर आपने देखा होगा, जब वो टेल एंडर्स के साथ बात कर रहे थे, वो उनको ये भी बोल रहे थे कभी कभी कि ये करो ये मत करो। सो ही पुट हिज बेस्ट एफर्ट, और मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें ब्लेम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आकाशदीप। वो जो बैटिंग करने आए ना डे 4 के एंड में एज अ नाइट वॉचमैन, उसको लेके काफी डिस्कशंस हुई। कुछ लोगों का ये मानना था कि केएल राहुल ने नाइट वॉचमैन को लास्ट 2 ओवर्स में एक्सपोज कैसे किया, उन्हें इतने सारे डिलीवरीज फेस करने कैसे दिया, वो तो सेट बैटर है, तो उन्हें फेस करने चाहिए थे। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो हम सबको पता है, बस एक बॉल लगता है विकेट गिरने के लिए। नाउ दैट कैन बी अ गुड डिलीवरी, अ लैप्स इन कंसंट्रेशन,
एन एरर इन जजमेंट, लेकिन सिर्फ एक ही बॉल लगता है। अब अगर केएल राहुल आउट हो जाते और आकाशदीप नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े रहते, तो फिर क्या ही फायदा होता? आपने क्या उनको भेजा था नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े रहने के लिए? अब मुझे जितना क्रिकेट समझ आता है, मुझे यही लगता है कि नाइट वॉचमैन का रोल यही होता है कि जब दिन खत्म होने जा रहा है, कुछ ही ओवर्स या कुछ ही बॉल बाकी हैं, लाइट कम होती जा रही है या शायद पिच के कंडीशंस थोड़ा-सा ट्रिकी है, आपकी टीम थोड़ा-सा प्रेशर सिचुएशन में है, तो आपका रोल है कि आप आओ और ये जो रिमेनिंग ओवर्स या बॉल्स है, उसे आप खेलने की कोशिश करो, ताकि आपके जो प्रॉपर बैटर्स है, वो एक्सपोज़ ना हो, उनके विकेट्स ना गिरे या उनके विकेट्स गिरने के चांसेस मिनिमाइज हो, कम हो जाए। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो प्लीज मुझे करेक्ट करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में केएल राहुल की कोई भी गलती थी। अब अगर मैच की बात करूं, कुछ मोमेंट्स थे जिन्हें टर्निंग पॉइंट्स इन द गेम कंसिडर किया जा सकता है। अगर इनिंग्स वाइज देखा जाए, मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग्स में हमने इंग्लैंड को कुछ एक्स्ट्रा ही रन स्कोर करने का मौका दे दिया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि केएल राहुल ने जेमी स्मिथ का इजी कैच ड्रॉप कर दिया। आई थिंक जेमी स्मिथ तब 5 या 6 रन्स पे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कैच ड्रॉप के बाद जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्ड्स ने एक पार्टनरशिप बनाई, 80 प्लस रन्स की पार्टनरशिप। दोनों ने हाफ सेंचुरीज किए। इंग्लैंड एक टाइम पे 271 फॉर 7 पे थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने 389 रन्स बनाए, जो कि इस पार्टनरशिप की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो अगर हमने वो कैच ड्रॉप नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। सो आई पर्सनली फील दैट कैच ड्रॉप डेफिनेटली कॉस्टेड अस बिग टाइम। अब सेकेंड इनिंग्स में इंडिया बैटिंग करने आए। आई थिंक सब कुछ ठीक जा रहा था। हाँ, कुछ विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल कंट्रोल में लग रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लंच होने वाली थी, लेकिन फिर ऋषभ पंत को लगा कि लंच से पहले केएल राहुल को अपना सेंचुरी खत्म कर लेना चाहिए। तो इसीलिए उस बॉल पे, जिस बॉल पे शायद रन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने रन लेने की कोशिश करी ताकि केएल राहुल को स्ट्राइक पे दे सके। और फिर बेन स्टोक्स का वो ब्रिलियंट थ्रो एंड रन आउट। एंड दैट रन आउट ऑल्सो वॉज अ बिग बिग टर्निंग पॉइंट इन द मैच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तब वो आउट नहीं हुए होते, लंच के बाद ये दोनों खेलते, और तब ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बॉलर्स उनको किसी भी तरीके से चैलेंज कर रहे थे। जैसे मैंने बोला, दे वर लुकिंग इन कंट्रोल। तो शायद कुछ और ओवर्स अगर खेल लेते लंच के बाद इन दोनों ने, तो शायद हम लीड ले सकते थे। लेकिन फिर वो हुआ नहीं। अल्टीमेटली स्कोर्स टाई हो गए। केएल राहुल भी सेंचुरी के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हुआ और वो आउट हो गए। शायद थोड़ा सा वहां पे बेहतर कर सकते थे, बट जैसे मैंने बोला, अल्टीमेटली वी लेवल स्कोर्स, हम लीड नहीं ले पाए क्योंकि हमारे टेल एंडर्स ने उस इनिंग्स में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब थर्ड इनिंग्स में हम बॉलिंग करने आए, एंड टू बी ऑनेस्ट, थर्ड इनिंग्स को लेके मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आई थिंक वी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। हमने उन्हें बस 192 रन्स पे ऑल आउट कर दिया, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी चीज़ थी। क्योंकि वैसे ही जब चेस सिचुएशन होता है, एक प्रेशर फैक्टर रहता है, और फोर्थ इनिंग्स में चेस करना इतना ईजी नहीं होता है। बट जब आप 200 से नीचे का स्कोर टारगेट रखते हो, तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, जो बैटिंग हमारे पास है, आप वो कर सकते हो, आप उसे चेस कर सकते हो। तो ऐसा फील हुआ कि ओ, दिस इज लुकिंग इन आवर कंट्रोल। फिर फोर्थ इनिंग्स में सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि हमारे बैटिंग ने डिसअपॉइंट की, और काफी हद तक डिसअपॉइंट की, जितना तो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, है ना? 5 रन पे एक विकेट गिर गई। यशस्वी जायसवाल, सेम बॉलर, जोफ्रा आर्चर। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखा है, लाइव्स देखा है, आप सबको पता है हाउ मच आई एडमायर यशस्वी जायसवाल। आई ऑलवेज कीप सेइंग, वो जेनरेशनल टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है उनमें, बहुत आगे जाएंगे, ही इज अ स्टार इन द मेकिंग। लेकिन एक चीज है जो उन्हें थोड़ा सा समझना है, और वो ये है कि ही हैज टू वर्क ऑन हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हमेशा एक अप्रोच से वो नहीं खेल सकते, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से भी उन्हें खेलना होगा। बट आई एम श्योर ही इज यंग, सो ही लर्न एंड अडेप्ट। ऑल्सो करुण नायर, उनका वो ट्वीट वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने बोला था, डियर क्रिकेट, प्लीज गिव मी अनदर चांस। और फाइनली उन्हें वो चांस मिला। इतने सालों बाद टेस्ट टीम में उन्होंने वापसी की, एंड ही डिजर्व्ड इट। डोमेस्टिक में इतना अच्छा सीजन गया उनका। लेकिन इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, उनसे जो परफॉर्मेंसेस हमने एक्सपेक्ट की थी, अभी तक वो परफॉर्मेंस दिखी नहीं, है ना? हाँ, ये सच बात है दैट ही इज गेटिंग गुड स्टार्ट्स, बट ही इज नॉट बीइंग एबल टू कन्वर्ट एनी ऑफ दो स्टार्ट्स इनटू अ बिग स्कोर। अब सिर्फ अच्छा स्टार्ट मिलना तो काफी नहीं है ना,
इट्स डेफिनेटली नॉट इनफ। वो थर्ड पोजीशन पे खेल रहे, नंबर 3 पोजीशन पे, जो कि उनका प्रेफर्ड पोजीशन है। फर्स्ट टेस्ट के बाद सबने बोला था कि इतना लोअर डाउन उन्हें नहीं खिलाना चाहिए, ऊपर खिलाओ, वो भी उनको मिल गया। बट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्ली। तो अब मुझे नहीं पता कि टीम उनको लेके क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद ये पूरे टेस्ट सीरीज वो खेलने वाले हैं, एंड आई रियली होप कि अगर वो खेलते हैं तो जो 2 मैचेस बाकी हैं, उनमें उनसे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले। अब मुझे थोड़ा शुभमन गिल के बारे में भी बोलना है, और शायद बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था। अब फर्स्ट 2 मैचेस में बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि हर प्लेयर को हर मैच में परफॉर्म करना ही है। ऑफ कोर्स यू कैन हैव वन ऑफ दोज़ मैचेस जहाँ पे वो परफॉर्मेंस आपसे ना दिखे। लेकिन मेरा पॉइंट अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिचेज़ जहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है, द पिच behaves in a certain way which makes it a little bit more challenging for the batters। इस टाइप के सिचुएशंस में शुभमन गिल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, ये हमने पहले भी देखा है और मुझे ये इस वाले मैच में भी दिखा। नाउ दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है शुभमन गिल से, इसीलिए बोल रही हूँ। इतना टैलेंटेड है, इतना पोटेंशियल है, थोड़ा सा अपने स्किल सेट पे और काम कर लेंगे तो आई थिंक ही विल बी इवन बेटर अ बैटर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब बाकी बैटर्स के बारे में अलग से कुछ नहीं बोलना है। एज आई सेड, अ बैटिंग डिसअपॉइंटेड, एंड इट डिसअपॉइंटेड अ बिग टाइम, एंड डेफिनेटली नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम द इंग्लिश बॉलर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। दे वर मोटिवेटेड, दे वर पम्प्ड अप, और ऐसा लग रहा था कि वो जीत के लिए ही आए हैं, एंड दे फॉट फॉर दैट विन। प्रेशर तो था हम पे, 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, एंड आई थिंक वी जस्ट कुड नॉट डील विद दैट प्रेशर। एनीवे, अब जो हो चुका वो हो चुका है। आई स्टिल थिंक इट वाज अ ग्रेट मैच, एंड एक जो पॉजिटिव चीज़ मुझे लगा वो ये है कि वी फॉट टिल द वेरी एंड। जैसे मैंने बोला, जब 8 विकेट गिर चुके थे ऐसा लगा कि लंच के बाद ही खत्म हो जाएगा, बट वी डिड नॉट गिव अप, वी वर रेजिलेंट, वी ट्राइड आवर बेस्ट। पास गए लेकिन पहुंच नहीं पाए, बट वी डिड नॉट गिव अप विदाउट अ फाइट, एंड दैट इज मेकिंग मी एटलीस्ट अ लिटिल बिट हैप्पी कि वो फाइट दिखी। अब नेक्स्ट मैच कुछ दिन बाद है। अब टीम क्या होना चाहिए, बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो क्या होगा बॉलिंग कॉम्बिनेशन, अगर नहीं खेलेंगे तो किसको खेलना चाहिए, साई को वापस आना चाहिए कि करुण को फिर से एक और मैच खेलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे एक और वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ऑफ साइड ओपिनियंस। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।